हेलो बच्चों, कैसे हो। आज का हमारा टॉपिक है किरचॉफ्स रूल्स। किरचॉफ्स एक साइंटिस्ट था, उसने एक रूल बनाया था आप लोगों के लिए। हमारे पास काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट आ जाते हैं कई बार और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछ लेते हैं। कोई भी किसी टाइप का मेथड जो हमने अब तक पढ़ा है वो अप्लाई नहीं होता, तो उसको किरचॉफ्स लॉ से सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास कोई सर्किट दे देंगे कॉम्प्लिकेटेड सा, उसमें किसी ब्रांच पे करंट पूछ लेंगे या डिफरेंट ब्रांच पे करंट पूछ लेते हैं, तो किरचॉफ्स लॉ से वो सॉल्व हो सकता है। तो चलो देखते हैं ये हमें क्या कहता है। इसके दो रूल हैं। फर्स्ट को बोलते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ या किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ बोल देते हैं इसको, और जंक्शन रूल। जंक्शन का मतलब कोई एक पॉइंट, सर्किट का कोई एक पॉइंट, ठीक है। ये कहता है सम ऑफ ऑल करंट्स मीटिंग एट ए पॉइंट मतलब जंक्शन इन ए सर्किट। अब सर्किट क्लोज भी हो सकता है और ओपन भी हो सकता है, इज जीरो। समझ रहे मेरी बात। किसी क्लोज सर्किट में टोटल करंट किसी पॉइंट पे क्या होगा, जीरो। जैसे मान लो मैं इस टाइप से बनाता हूं, ये ए पॉइंट, यहां करंट I2, यहां करंट I3 और ये करंट मान लो I1। अब आपको दिखाई दे रहा है दो करंट तो बाहर की तरफ है और एक अंदर की तरफ है, तो हमें यहाँ पे एज्यूम करना पड़ेगा कौन सा पॉजिटिव ले और कौन सा नेगेटिव ले। तो इसके लिए साइन कन्वेंशन लेना पड़ेगा। साइन कन्वेंशन क्या कहता है, करंट एंटरिंग द जंक्शन मतलब पॉइंट इज टेकन पॉजिटिव एंड वाइस वर्सा मतलब जो बाहर निकल रहा है वो नेगेटिव, ठीक है। कैसे, I1 अंदर जा रहा है प्लस का, I2 बाहर जा रहा है माइनस का, I3 बाहर जा रहा है माइनस का, इक्वल टू जीरो। इसका मतलब समीशन I क्या हो गया, जीरो। या इसको मैं क्या लिख सकता हूं, I1 ये दोनों उधर चले जाएंगे, I2 प्लस I3। इसका मतलब जितना करंट गया वही डिवाइड हो गया, ये जो करंट था वही डिवाइड हुआ, नया नहीं आया। तो किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ क्या कहता है, समीशन I इक्वल टू जीरो। टोटल करंट जीरो है, इसका मतलब यहां से बात आती है कि चार्ज कंजर्व है। चार्ज क्या है, कंजर्व। तो ये हमें कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में बताता है। किरचॉफ्स का फर्स्ट रूल जो है वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में आपको बताता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। चलो एक दो इलस्ट्रेशन लेते हैं, वहां से क्लियर हो जाएगा कैसे क्या होता है यहाँ पे। सपोज कीजिए आपके पास एक क्वेश्चन आ गया, ये पॉइंट है, यहां 10 एम्पियर का करंट इधर, 12 एम्पियर का इधर, 6 एम्पियर इधर, ऐसे मान लो 6 एम्पियर और I इधर, फाइंड I। तो टोटल क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए ना। 6 अंदर जा रहा है प्लस का, I बाहर जा रहा है माइनस का, 12 अंदर जा रहा है प्लस का और 10 बाहर जा रहा है तो माइनस का, नेट जीरो। समझ रहे हैं, 10 बाहर जा रहा है माइनस का, तो I उधर ले जाओ प्लस का हो गया, 12 प्लस का 10। एक काम करो ना, यहां से हमने देखा 12 प्लस का, 6 भी प्लस का और 10 माइनस का, I उधर ले गए, तो 12 6 18, 18 माइनस 10 8 एम्पियर। I कितना आ गया बेटा, 8 एम्पियर। I कितना आ गया, 8 एम्पियर। ओके, 12 6 18, 18 माइनस 10 8। और देखो जस्ट क्लियर करना चाहते हैं कि हो क्या रहा है। मान लो 10 एम्पियर इधर, 16 एम्पियर, 13 एम्पियर, 5 एम्पियर, दिस इज I। तो I बताओ कितना हुआ, फिर वही बात, ये अंदर जा रहा है 13 प्लस का, ये 5 भी अंदर प्लस का, 10 बाहर माइनस का, 16 अंदर प्लस का, I बाहर माइनस का, कितना हो गया 13 5 18, 18 माइनस 10 8, 8 प्लस 16 24, I उधर, तो 24 एम्पियर आ गया। तो किरचॉफ फर्स्ट लॉ क्या कहता है, किसी भी पॉइंट पे टोटल करंट क्या होना चाहिए, जीरो। तो अगर कोई अननोन है तो मैं उसकी वैल्यू निकाल सकता हूं, ठीक है। किरचॉफ का फर्स्ट रूल मुझे समझ में आ गया क्या होता है। अब देखो सेकंड रूल क्या कहता है। फर्स्ट रूल हमें कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में बताता है, तो सेकंड रूल क्या कहता है वो देखिए।
इसको बोलते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ, लूप रूल बोल देते हैं इसको, और किरचॉफ सेकंड लॉ बोल देते हैं इसको। क्या बोल देते हैं? किरचॉफ सेकंड लॉ। किरचॉफ का सेकंड लॉ हो गया। अब ये हमें क्या कहता है वो देखिए, ये कहता है टोटल पोटेंशियल डिफरेंस in a closed circuit having some cells and resistors is zero, समेशन v जीरो। ठीक है, बात समझ में आ गई। कैसे? तो इसको समझने के लिए मैं एक सर्किट लेके चल रहा हूं। मान लो इसका EMF E1, ये रेजिस्टेंस R1, इधर से मैंने ले लिया ये E2 और इसका रेजिस्टेंस R2। ठीक है, अब करंट किधर जा रहा है, कैसे हो रहा है, तो यहां भी मुझे एक साइन कन्वेंशन चाहिए, ये याद करने पड़ेंगे। साइन कन्वेंशन क्या कहता है? व्हाइल ट्रेसिंग द लूप, if positive terminal of cell comes first, then EMF of cell is taken negative. Sorry, while tracing the loop, if the positive terminal of the cell comes first, then EMF of the cell is taken negative. Okay, बिल्कुल ठीक है। एंड वाइस वर्सा। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। मतलब क्या हुआ? पहली बात है व्हाइल ट्रेसिंग द लूप। लूप का क्या मतलब है? लूप का मतलब क्लोज पाथ। नाम दे दें ABCD। तो मैं ABCD ऐसे जाऊं या ADCB ऐसे जाऊं, तो चलते हुए अगर सेल का नेगेटिव आता है तो EMF पॉजिटिव लेना है, और चलते हुए अगर सेल का पॉजिटिव आता है तो EMF नेगेटिव लेना है। वही लिखा, ट्रेसिंग द लूप इफ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल कम्स फर्स्ट देन EMF टेकन नेगेटिव, और नेगेटिव आए तो पॉजिटिव। ठीक है, यहां इफ डायरेक्शन ऑफ करंट एंड ट्रेसिंग ऑफ लूप इज सेम, देन पोटेंशियल ड्रॉप across a resistor, potential drop across a resistor is taken negative and vice versa। ये बात समझ में आई? अगर करंट और लूप की डायरेक्शन सेम है तो रेजिस्टेंस के ऊपर जो ड्रॉप होगा वो नेगेटिव होगा, और अगर अपोजिट है तो पॉजिटिव लेना है। अब ये बात मैंने लिख दी, आपको कुछ समझ में आ भी गई होगी, लेकिन क्वेश्चन करेंगे, इलस्ट्रेशन लेंगे तब समझ में आएगा। देखो इसी पे अप्लाई करते हैं, इसके बाद न्यूमेरिकल्स करते हैं। मान लो यहां से करंट फ्लो करता है I, तो ये करंट यहां जाएगा ऐसे I। लूप क्या ले लें? कोशिश ये करो कि करंट और लूप सेम डायरेक्शन में हो, तो लूप के लिए ऐसे निशान बनाते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो लूप ADCBA, ए से चले ए पे आ गई, बात समझ में आ गई। यू चले, वायर है कुछ नहीं है, सेल का नेगेटिव, सेल का नेगेटिव तो पॉजिटिव। यहां देखो लूप इधर जा रहा है यू, और ये भी जो करंट भी इधर जा रहा है, तो लूप करंट सेम है तो यहाँ ड्रॉप जो होगा वो नेगेटिव होगा, तो -IR2। ठीक है, फिर लूप इधर जा रहा है, करंट भी इधर जा रहा है, -IR1। सेल का नेगेटिव फिर पॉजिटिव। आगे बात समझ में? तो ये E2 था और वो E1 था, तो बेटा E1 प्लस E2 माइनस IR1 प्लस R2 हो गया। तो ये नेट EMF और ये पोटेंशियल ड्रॉप, मतलब ये भी पोटेंशियल पोटेंशियल पोटेंशियल, तो मैं इसको समीशन V इक्वल टू 0 लिख सकता हूं ऐसे। भाई V इक्वल टू E माइनस IR होता है, तो IR रेजिस्टेंस के ऊपर ड्रॉप, ये EMF बात तो वही आ रही ना, तो टोटल क्या हो गया 0, V नेट V क्या हो गया 0। तो यहां पे आपने क्या देखा, चलते हुए सेल का नेगेटिव आए तो पॉजिटिव, पॉजिटिव आए तो नेगेटिव। लूप और करंट सेम डायरेक्शन में है तो ड्रॉप नेगेटिव नहीं तो पॉजिटिव। ये चीज समझ में आई यहाँ पे, और इसका प्रूफ भी हो गया कैसे होता है। अच्छा, ये किसके बारे में बताता है?
इट टेल्स अबाउट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में बताता है किरचॉफ का सेकंड रूल। फर्स्ट रूल बताया था कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो एनर्जी होती है एक टाइप की। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में सेकंड रूल बताता है, और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में फर्स्ट रूल। बेसिक बातें समझ में आ गई। ये रूल अच्छे समझ में आए, इसके लिए हमें इलस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी। चलो स्टार्ट करते हैं। इसके न्यूमेरिकल सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आ जाते हैं, नीट में आ जाते हैं, और मेंस में भी पूछ लेते हैं, लेकिन वो कभी कभी घुमा के पूछते हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। चलो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन है, ये एक सेल है 6 वोल्ट की, ये इसका रेजिस्टेंस है 6 ओम का। ये दूसरी सेल है 8 वोल्ट की, इसका रेजिस्टेंस है 4 ओम का। यहां पे एक रेजिस्टेंस और ले लिया 12 ओम, ठीक है। ये आपको गिवन है। यहां से करंट I1 ये भी गिवन, I2 गिवन, और ये I3 गिवन। ये सब बातें आपको गिवन है। फाइंड I1, I2 एंड I3, ये चीजें बताओ। ये सब चीजें आपको गिवन है, ठीक है मेरी बात। तो क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जहां में सर्किट गिवन होगा, करंट की डायरेक्शन भी गिवन होगी, तो इनको लेके चलना है। करंट आप इनके अकॉर्डिंग मतलब इसको चेंज नहीं कर सकते, आप जैसा है वैसा ही लेना पड़ेगा, ठीक है। चलो अब क्या करते हैं, नाम दे देते हैं पहले ABCDEF, ठीक है भाई। तो पहले लूप लेता हूं मैं ऊपर वाला लूप ABEFA, समझ पा रहे हैं ये वाला। तो यहां देखो यूं चले, सेल का पॉजिटिव आया तो माइनस का 8। अब यहां से करंट ऐसे है I2, यहां भी करंट ऐसे I1। भाई सेल से अगर I1 निकला तो I1 अंदर आएगा, ठीक है। तो मैं यूं चला ABEFA यूं चल रहा हूं। तो AB यूं आया, सेल का पॉजिटिव माइनस का ले लिया। मैं यूं जा रहा हूं, लूप जा रहा है ऐसे, करंट आ रहा है ऐसे, तो लूप ऐसे, करंट ऐसे, अपोजिट है तो ड्रॉप पॉजिटिव होगा 4I2। फिर मैं यूं जा रहा हूं, मैं ऊपर जा रहा हूं ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, और करंट भी ऐसे जा रहा है, तो ये सेम डायरेक्शन में है तो नेगेटिव। समझ में आ गया। सेल का नेगेटिव तो पॉजिटिव, बात समझ में आ गई। फिर देखो चलते हुए सेल का पॉजिटिव आया तो माइनस का ले लिया, लूप इधर, करंट अपोजिट तो प्लस का हो जाएगा। फिर चलते हुए लूप भी इधर, करंट भी इधर, सेम डायरेक्शन, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, और सेल का नेगेटिव आया तो प्लस का, ठीक है। तो यहां क्या है आपके पास 4I2 माइनस 6I1, माइनस का 8 प्लस का 6, कितना बचा -2, 0। इसमें अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो ये बचेगा 2I2 माइनस 3I1 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इसको लिख सकते हैं 2I2 माइनस 3I1 इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 1। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है भाई। I1, I2, I3 कितने करंट हैं? 3। तो 3 करंट है, 3 वेरिएबल है, 3 इक्वेशन चाहिए। लेकिन किरचॉफ का फर्स्ट लॉ अगर मैं बी पॉइंट में यूज करूं तो I1, I2 में रिलेशन आ सकता है मेरे पास। चलो ट्राई करते हैं। एट बी पॉइंट अगर देखते हैं तो बी पे देखो I1 करंट तो अंदर आ रहा है, I2 करंट भी अंदर आ रहा है, और I3 बाहर जा रहा है। इसका मतलब I1 अंदर, I2 अंदर, I3 बाहर। I3 बाहर तो माइनस का, समझ में आ गई बात। तो I3 इक्वल टू I1 प्लस I2। तो I3 की वैल्यू की जगह में I1, I2 पुट कर दूंगा तो मेरा काम और आसान हो जाएगा। मुझे 3 इक्वेशन नहीं चाहिए, 2 ही चाहिए। रिलेशन आ गया एक। अब मैं लूप लेता हूं नीचे वाला BCDEB। लूप कोई भी ले सकते हो, आप अपनी मर्जी से, बड़े वाला भी ले सकते हो पूरा, कोई दिक्कत नहीं है। BCDEB, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। तो B से C कुछ नहीं है, यहां चले, करंट इधर और मैंने लूप भी इधर लिया, तो करंट और लूप सेम डायरेक्शन में, -12I3। फिर यूं चला तो मैं, लूप इधर जा रहा है, करंट भी इधर जा रहा है, -4I2, सेल का नेगेटिव, प्लस का 8, 0, -12 I3 की वैल्यू पुट करो, I1 प्लस I2,
-4i2 + 8 0, और मैं तो कहता हूँ इसको उधर ले जाओ -8, ठीक है। ओपन करो, -12i1 -12i2 -4i2 = -8। i1 -12i1 -12i2 4i2 तो -16i2 -8। कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा। 4 पे अगर देखें तो -3i1, समझ रहे हो, माइनस को कैंसिल कर दो यहां से, तो 4 3 जा, 4 4 जा और 4 2 जा। इक्वेशन नंबर 3 मान लें इसको, इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं, ठीक है भाई। तो मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या आई थी, ये। सेकंड इक्वेशन की बात करूं तो मैंने ये लूप लिया था, 12i3 माइनस का, फिर माइनस का 4i2 प्लस का 8 0, ये उधर चला गया, इसकी वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। इतनी वैल्यू मेरे पास आ गई। अब मेरे पास दो वेरिएबल, दो इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। यहां देख पा रहे हैं 3i1 माइनस का है, 3i1 प्लस का है, दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो i2 बचेगा, मुझे कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी यहाँ पे। तो यहां देखिए, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, 1 और 2 को ऐड कर देते हैं। तो यहां देखो मैं लिख देता हूं एक बार, 2i2 - 3i1 = 1, 3i1, i1 नीचे i1 लिख देता हूं, 4i2 = कितना है भाई 2, ऐड करें, कट गया, 4 और 2 6, i2 3, तो i2 कितना आ गया बेटा 1/2 एम्पियर। i2 कितना आ गया मेरे पास 1/2 एम्पियर। एक बात तो मुझे समझ में आ गई भाई, i2 कितना आएगा, इतना आएगा, ठीक है भाई, बहुत अच्छे, इतनी बात समझ में आ गई। इसको मैं हटा देता हूं। अब i2 आने के बाद फर्स्ट में अगर मैं पुट करूं 2i2 - 3i1 = 1, तो यहां से ये कैंसिल, 1 3i1 1 1 से 1 कैंसिल, 3i1 = 0, माइनस का था तो i1 = 0। भाई ये भी बात समझ में आ गई कि i1 की वैल्यू क्या आ गई 0, ठीक है। i3 क्या था, i1 + i2 था ना, तो i1 तो 0 आ गया, i2 कितना है 1/2, तो बेटा मेरे पास i3 की वैल्यू क्या आ गई 1/2 एम्पियर। तो इस तरीके से मैंने कितने वेरिएबल थे, i1 i2 i3 3, i3 को i1 i2 में कन्वर्ट कर दिया। इससे क्या हुआ कि दो इक्वेशन सोल्व करनी पड़ेंगी मेरे पास। तो i1 i2 i3 की वैल्यू इक्वेशन बनाने के बाद आप सोल्व करेंगे तो आ जाएगी। मेरी बात समझ में आई? क्या करना है, एक लूप लीजिए कोई भी, एक इक्वेशन, सेकंड लूप लीजिए, दो इक्वेशन, और किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ भी अप्लाई हो सकता है, इससे करंट रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। और देखिए इलस्ट्रेशन कैसे क्या करना है। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने ही क्वेश्चंस आपको समझ में आएंगे, प्रैक्टिस कम करेंगे तो क्वेश्चन कम समझ में आएंगे। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, चलो और देखते हैं। सपोज कीजिए मेरे पास एक सेल है, ये रेजिस्टेंस है, ये 4 वोल्ट की है, ये 4 ओम का रेजिस्टेंस है। इसी टाइप से यहाँ अगर मैं देखूं तो ऐसे एक सेल ले ली मैंने, ये 2 वोल्ट की है और ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है। इधर अगर मैं जाऊं, ये ले लिया 3 वोल्ट 3 ओम, और यहाँ अगर मैं देखूं तो इस टाइप से ये एक सेल और लगा दी। ये सेल भाई 1 वोल्ट की और ये 1 ओम का। ठीक है, और यहाँ मैंने एक रेजिस्टेंस ले लिया 4 ओम का या 6 ओम का ले लिया। ठीक है, और यहाँ से मान लीजिए बड़ी सेल कौन सी है, 4 ओम की। बड़ी वाली में से करंट एज्यूम कर लेते हैं, I1 करंट गया, यहाँ से भी I1 करंट आया, यहाँ से I2 आया, और यहाँ कितना चला गया I3 करंट। तो I1 I2 I3 मेरे पास आ गया। यहाँ देखिए I3 गया तो I3, यहाँ से I2 गया तो I2 आ जाएगा, और I2 जब यहाँ पे आएगा तो यहाँ से अगर देखते हैं I2 चला और I2 तो I2 यहाँ पे आ गया। ठीक है भाई, इतनी बात मुझे समझ में आ गई। अब मैं इसको नाम दे दूँ कुछ ABCD तो भी ठीक है। अब आपसे कोई पूछ ले फाइंड I1 I2 एंड I3, ये बता दो, तो इस सवाल में कितने लूप बनते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको? पता, ये देखो, एक बड़े वाला, एक इधर वाला और एक इधर वाला बन रहे हैं ना आपके पास। तो करंट भी गिवन है आपको,
ऐसे, तो एक लूप तो ये ले लेते हैं। यहाँ पे करंट कैसे है भाई, यहाँ पे करंट ऐसे है, तो एक लूप ऐसे, लूप कैसे भी ले सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे पास I1 I2 I3 तीन करंट है, क्या तीनों करंट में कोई रिलेशन आ सकता है? तो वो देखो यहाँ पे, यहां से करंट I1 गया तो ये बेटा I1 गया, तो मैं अगर लिख दूं पहले एट डी पॉइंट पे ये बाहर जा रहा है -I1, ये I2 करंट कहां जा रहा है भाई, आप देखो I1 बाहर की तरफ जा रहा है, I2 अंदर जा रहा है, I3 भी अंदर जा रहा है, 0। समझ में आ गई बात? तो I2 प्लस I3 इक्वल टू I1, इक्वेशन नंबर 1 आ गई मेरे पास शुरू में। मुझे ये समझ में आ गया कि इस पॉइंट पे I3 करंट यूं जाके दो में डिवाइड हो रहा है I1 I2 में, बोलो। या इस पॉइंट पे अगर आप देखो I1 अंदर और I3 डिवाइड हो रहा है, सॉरी I1 डिवाइड हो रहा है I3 और I2 में, बात तो एक ही है ना। तो ये मैंने एक रिलेशन निकाल लिया इन दोनों करंट के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब लूप लेके चलते हैं, चलो ABDA, लूप ABDA लूप लेते हैं बेटा। देखो A से B की तरफ चलते हैं, सेल का पॉजिटिव आया तो -2, लूप यू जा रहा है A से B, तो A से B में लूप इधर, करंट भी नीचे, तो यहाँ ड्रॉप नेगेटिव होगा। मेरी बात समझ रहे हैं ना, करंट और लूप से वो नेगेटिव। अब लूप जा रहा है यहाँ पे आगे B से D, करंट भी इधर ही जा रहा है, तो यहाँ पे -6I3। मेरी बात समझ में आ रही है? हम चले ABDA, तो लूप A से B, करंट भी A से B, तो ये आ गया। अब चले B से D, तो लूप भी B से D, करंट भी इधर, ड्रॉप नेगेटिव। अब चले D से A चलूंगा तो हमारा लूप भी इधर जा रहा है, करंट भी इधर जा रहा है, फिर यहाँ पे ड्रॉप -4I1, सेल का नेगेटिव है तो +4 और फिर 0। बात समझ में आ गई? तो यहां देखो भाई, -2I1, -4I1, -6I1, -6I3, और यहां अगर देखें -2 + 4, +2 0 और 2 उधर जाएगा तो -2। आई थिंक बात समझ में आ गई। माइनस दोनों साइड से कॉमन लेंगे, कैंसिल होगा, 2 से डिवाइड कर दो, 2 3 जा 3I1, 3I3 1। इक्वेशन नंबर 2 देते हैं इसको। फिर देख लीजिए, यहां से चले सेल का पॉजिटिव माइनस आ गया, फिर करंट और लूप सेम डायरेक्शन में तो -2I1, यहां चले लूप भी इधर, करंट भी इधर, -6I3, यहां से इधर चले तो 4I1 और +4। ठीक है, 4 और 2 6I1, -6I3 और ये -2। इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब लूप ले लो नीचे वाला, तो BCDB, लूप BCDB, ये लूप लेते हुए ध्यान से देखना और आप भी करोगे इसको। B से C की तरफ जा रहे हैं, लूप भी इधर जा रहे हैं, तो सेल का नेगेटिव आया +3, करंट भी इधर, लूप भी इधर जा रहा है, तो I2 -3I2। ठीक है, ऊपर जा रहे हैं तो करंट भी ऊपर, ये भी ऊपर, रेजिस्टेंस, तो -I2। मेरी बात समझ रहे हैं? सेल का पॉजिटिव तो -1 1 वोल्ट की है, फिर यहां पे आ गए, D से इधर जाएंगे तो लूप इधर जा रहा है, करंट अपोजिट है, तो +6I3 0। बात समझ में आ गई? 1 2 3 4 5 टर्म होनी चाहिए। ठीक है, 3 - 1 2, 3I2 -4I2 +6I3 0। आई थिंक बात समझ में आ गई। ठीक है भाई, I2 I3 में मेरे पास वैल्यू आ रही है ये। अच्छा, इसको क्या कर सकते हैं, 6I3 - 4I2 = 2। इसको उधर ले गया, सॉरी 6I3 - 4I2 और 2 को उधर ले जाऊंगा तो -2 आएगा। इक्वेशन समझ में आ गई? 6I3 - 4I2 = -2। इक्वेशन नंबर 3। इतनी बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, यहां पे देखो 3I1 3I3 = 1 है। I1 की वैल्यू क्या है मेरे पास, I2 + I3। अगर मैं यहां पुट कर दूं तो यहीं पे 3I1 को I2 + I3 कर दूं, एक स्टेप कम हो जाएगा पहले ही। तो यहां देखो 3I2 3I3 + 3I3 6I3
इक्वल टू 1। तो इक्वेशन नंबर 2 ये हो जाएगी 3i2 3i3 प्लस 3i3 6i3। आई थिंक बात समझ में आ रही है आपको। तो इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 आपके समझ में आ रही है। तो 2 और 3 मेरे पास इक्वेशन आ गई। इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो मेरा आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, अब 6i3 सेम आ रहा है दोनों में, इसका मतलब मुझे कुछ फायदा होगा। चलो एक बार देखते हैं, लिखते हैं इक्वेशन नंबर 2 और 3 को माइनस कर देते हैं। देखो क्या आता है 3i2 प्लस 6i3 इक्वल टू 1। ये है 6i3 नीचे i3 माइनस का 4i2 लिख दिया मैंने इक्वल टू -2। दोनों को माइनस करते हैं तो पता है साइन चेंज होते हैं, पता है ना आपको। ये कैंसिल, ये प्लस का हो गया 7i2 और ये 3। तो यहां से आप लोगों ने देखा i2 कितना आ गया 3/7 एम्पियर। i2 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 3/7 एम्पियर। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को। i2 कितना आ गया 3/7 एम्पियर। ठीक है भाई, i2 की वैल्यू कितनी आई मेरे पास, कितनी आ गई। ठीक है, बहुत अच्छी बात समझ में आ गई। इन सबको हटा देता हूं मैं। मेरे पास i2 की वैल्यू इतनी आ गई तो यहां से निकालता हूं ना मैं थर्ड इक्वेशन से 6i3 माइनस 4i2। i2 क्या है 3/7। ठीक है, इक्वल टू -2। सोल्व करो 6i3 माइनस 12/7 इक्वल टू -2। 6i3 इसको उधर ले जाओ 12/7 -2 7 दूनी 14। समझ रहे हो मेरी बात, एलसीएम ले लिया -2/7। ठीक है 6i3, तो 6i3 इक्वल टू -2/7। 2 से ये काटा 3i3 इक्वल टू -1/21 एम्पियर। तो i3 -1/21 एम्पियर। इसका मतलब मैंने जो करंट एज्यूम किया है i3 की डायरेक्शन जो मैंने एज्यूम की है वो जो मैंने एज्यूम की है उसकी जस्ट अपोजिट आएगी। तो i3 मैंने किधर मानी है इधर, i3 किधर आएगा नीचे की तरफ। i3 कहां आएगा नीचे की तरफ। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है भाई, तो मेरे पास i1 और i2 और i3 आ गया। ठीक है, एंड i1 की वैल्यू क्या थी i2 प्लस i3, दोनों को जोड़ दो। i2 कितना 3/7, i3 कितना -1/21। 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 9 9/21 -1/21। मेरी बात समझ में आ रही है। तो 8/21 एम्पियर। तो i1 की वैल्यू समझ में आ गई, i1 यहां से निकला। i2 कितना आ गया वो भी समझ में आ गया। i3 जो है उसकी डायरेक्शन अपोजिट आएगी। i3 डायरेक्शन क्या आएगी अपोजिट, जो हमने एज्यूम की उससे अपोजिट। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। कैलकुलेशन आप चेक कर लीजिएगा, मेरे ख्याल से ठीक है। तो इस टाइप से लूप एज्यूम करो, सोल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो लूप कैसे लेना है, सोल्व कैसे करना है, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। प्रैक्टिस कीजिएगा। सर्किट में करंट कैसे निकालने, इस टाइप के क्वेश्चन आपके पास आ जाते हैं। एक क्वेश्चन जैसे मैंने बोला था अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज आ जाए तो कैसे सोल्व करें, वो देखिए। अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो कैसे सोल्व करें। मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन है ये 3 ओम, ये 6 ओम का रजिस्टर है। इस टाइप से मान लीजिए ये आपके पास 6 ओम का है और ये 3 ओम का है। तो 3 6 6 3 रेशियो बराबर नहीं आएगा, इसलिए व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस नहीं है। इसको 5 ओम का मान लेते हैं। ये ए और बी आपको 2 पॉइंट दे दिए। क्वेश्चन आ जाए फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। कहीं पे कुछ मेंशन ही नहीं है कि किरचॉफ लॉ क्या है, कहां आएगा, सिर्फ ये बताना है। तो बच्चे सिमेट्री पता है क्या क्या अप्लाई करेंगे, नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं लगेगा। तो यहां क्या करें, किरचॉफ लॉ का यूज कर सकते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन में जहां करंट वगैरह नहीं पूछा गया है, किरचॉफ लॉ कैसे यूज करें वो देखिए। सबसे पहला स्टेप, दोनों के बीच में एक बैटरी जोड़ दें। बैटरी का पोटेंशियल क्या मान लें V। ठीक है, करंट मान लो कितना गया यहां से I। तो I करंट जो गया उसको डिवाइड कर देते हैं, यहां से I1 और यहां से I2। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई।
अब एक सिमेट्री लगा सकते हैं, ये 3 एम्पियर, ये भी 3 एम्पियर, ये 6 तो ये भी 6। अब डिफरेंट करंट लेके सॉल्व करेंगे तो भी वही रहता है, तो ये थोड़ा सा आसान हो जाता है। यहाँ I1 है तो यहाँ भी I1 जाएगा, यहाँ I2 है तो यहाँ भी I2 जाएगा, ठीक है भाई। तो ये I1 गया, यहाँ I2 गया, समझ पा रहे हैं। ये I1 ये I2 तो नीचे कितना आ गया, नीचे आ गया I1 माइनस I2, I1 में से I2 माइनस के ये आ गया, अब ये नीचे आ गया I1 माइनस I2। अब इसके अंदर जब इसको ऐड करोगे I2 को, तो I2 से I2 कैंसिल, I1 आ जाएगा, ठीक है। इस टाइप से मैंने करंट को शो कर दिया, बात समझ में आ गई। नाम दे देते हैं A, ये B, सेम है ना पॉइंट, सेम पोटेंशियल पॉइंट है, इसको CD नाम दे देते हैं। अब हमें सबसे पहले लूप तो लेने ही पड़ेंगे, 2 इक्वेशन आनी पड़ेगी, और वेरिएबल क्या है, I1 और I2, दिख रहा है ना। ए पॉइंट पे हम देखें एट ए, अब तक इतना समझ में आ गया होगा कि I जो करंट था वो डिवाइड हो रहा है I1 और I2 में, इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को, ठीक है। लूप लेके चलते हैं, कैसे भी ले लो, ACDA लूप, ACDA लूप लेता हूं तो मैं यूं चला, तो लूप भी इधर, करंट भी इधर जा रहा है, माइनस का 3I1, बात समझ में आ गई। फिर मैं इधर चला तो लूप भी इधर, करंट भी इधर, करंट कितना है I1 माइनस I2, ये 5, तो माइनस का 5I1 माइनस I2। फिर मैं इधर चला तो करंट तो जा रहा है इधर, लूप जा रहा है इधर, अपोजिट हो गया तो प्लस 6I2, इतनी बात समझ में आ गई, ये 0 हो गया। जरा यहां पे देखिए ध्यान से, माइनस 3I1 माइनस का 5I1, एक बार लिख लेते हैं, माइनस 3I1 माइनस 5I1, ब्रैकेट ओपन करो, माइनस प्लस 5I2 प्लस 6I2 इक्वल टू 0, बात समझ में आ गई। 3I1 माइनस 8I1, 5 6 11I2 0, ये आ गया 11I2 इक्वल टू 8I1, इक्वेशन नंबर 2। इतनी बात मुझे समझ में आ गई। अब यहां पे आप लोग देखो कि भाई फर्स्ट इक्वेशन से मेरे पास क्या आ गया, 11I2 8I1, I1 I2 रिलेशन, क्योंकि यहाँ पे कोई सेल तो थी नहीं, इस टाइप से रिलेशन यहाँ भी आएगा, हमारे इससे काम चल जाएगा। कैसे, देखो फर्स्ट इक्वेशन थी, फर्स्ट इक्वेशन को मैं I इक्वल टू I1 प्लस I2 है, I2 निकालो यहां से, 8/11I1, मेरी बात समझ रहे हो। तो ये क्या आया, 11 इधर, 11 प्लस 8 19/11I1। तो यहां से I और I1 में रिलेशन आ गया। फिर इसी टाइप से फर्स्ट इंप्लाइज, दोबारा से लो इसको, I इक्वल टू I1 प्लस I2, इस बार I1 की वैल्यू पुट करो, I1 की वैल्यू क्या आएगी, 11 डिवाइड बाई 8, I1 प्लस में I2, ये कितना होगा, 8 इधर चला जाएगा, 11 प्लस 8 19/8I2। तो I2 I1 में रिलेशन आ गया। इतनी बात आपको समझ में आ गई, फिर से लिख लो, I इक्वल टू 19/8I2। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई, I और I2 में रिलेशन आ गया, ठीक है भाई। हमने क्या किया, पहले करंट का रिलेशन निकाला, आ जाएगा। फिर हमने एक लूप ले लिया कोई भी, यहां से दोनों करंट में रिलेशन आ जाएगा, फिर उन दोनों करंट को I की टर्म में ले आए, बात समझ में आ गई, ठीक है। इसके बाद मान लेते हैं लेट R बी नेट रेजिस्टेंस, R नेट रेजिस्टेंस है, तो भाई क्या करें, एक यहां से सेल V, तो यहां से इक्वेशन क्या बन गई, V इक्वल टू IR, भाई V I करंट गया तो V इक्वल टू IR, ओम्स लॉ पढ़ा है आप लोगों ने। तो अब अगला स्टेप क्या था, देखो फिर देख लीजिए, एक इक्वेशन बन गई, एक लूप ले लिया, उस लूप से I1 I2 रिलेशन आ गया, फिर I को I1 में I को I2 में चेंज कर लिया, फिर मान लो नेट रेजिस्टेंस क्या है R, तो V इक्वल टू IR, एक इक्वेशन बन गई। अब एक इक्वेशन बनने के बाद हम क्या करें, वो देखो, एक इक्वेशन बनने के बाद हम लोगों को क्या करना है,
कोई भी एक लूप पकड़ लो, आउटर इसमें वी आता हो, जैसे ए सी बी वी ए डी बी वी ए, या तो ऊपर से या नीचे से। तो मान लो लूप ले लिया मैंने ए सी बी वी ए सी बी वी ए, नीचे से आ गया ना। तो ए से चलो, करंट और लूप सेम डायरेक्शन में, माइनस का 3i1। इधर चलो, करंट और लूप सेम डायरेक्शन में, माइनस का 6i2। यहां से चले तो सेल का नेगेटिव प्लस का v, ए पे आ गई इक्वल टू 0। बात समझ में आ गई। तो v को उधर ले जाए, तो ये आ गया आपके पास, v को मैं यहीं पे ले जाता हूं उधर, ले गया, माइनस कैंसिल, 3i1, i1 की वैल्यू बताओ भाई। यहां से i1 निकालूंगा तो 11/19 i प्लस 6i2, i2 निकालो यहां से 8/19 i इक्वल टू v आ जाएगा। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ठीक है, यहां से इसको हटाया, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। 11 3 33 i/19 प्लस 48/19 i इक्वल टू v। 33/19 प्लस 48/19 i इक्वल टू v। तो बेटा ये कितना हो गया, 48 प्लस 3 51, 51 81, 81/19 i इक्वल टू v। ठीक है, इक्वेशन नंबर 6। कंपेयरिंग इक्वेशन 5 एंड 6, 5 और 6 इक्वेशन को अगर कंपेयर करते हैं तो v से v इक्वल है, राइट हैंड साइड में i सेम है, तो r कितना आ गया 81/19, 19 4 जा 76, 76 5 4.2 ओम के अप्रोक्स आएगा। समझ गए आप? तो इस टाइप सोल्व करना है। पहले क्या लेना है, करंट को डिवाइड करो, एक लूप ले लो, दोनों करंट में रिलेशन आ जाएगा, एक रिलेशन आप पहले निकाल लेंगे, फिर i1 को i की टर्म में, i2 को i की टर्म में, फिर नेट रेजिस्टेंस क्या मान लेते हैं r, v इक्वल टू IR आ जाएगा। फिर एक आउटर लूप लेके चलो जिसके अंदर v यूज होता हो, उसके लिए आप सोल्व करो, i1 i2 की वैल्यू पुट कर दो, वो i की टर्म में आएगा और दोनों को कंपेयर कर दो, आपके पास r की वैल्यू आ जाएगी, आपके पास r की वैल्यू आ जाएगी। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बेटा अगर निकालना हो तो हम इस टाइप से सोल्व करके निकाल सकते हैं। ये भी बात मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गई होगी। इसके बाद लास्टली अगर बात करें, हमारे पास सर्किट के कुछ एलिमेंट दे देंगे, सर्किट के कुछ पार्ट दे देंगे, बताओ इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा या इसका रेजिस्टेंस क्या होगा। ऐसे सवाल खासकर नीट में आते हैं, बाई चांस बोर्ड में या मेंस में भी आ जाते हैं। जैसे मान लो क्वेश्चन दे दिया आपको, ये आपको एक सेल दे दी 6 वोल्ट, ये एक रेजिस्टेंस लगा दिया 2 ओम का, यहाँ पे फिर एक सेल दे दी 2 वोल्ट की, यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा दिया 6 ओम का, और ये पॉइंट बी, ये पॉइंट ए, ठीक है, और यहां से करंट फ्लो कर रहा है, मान लो ऐसे 2 एम्पियर का, 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो यहां का पोटेंशियल अगर 10 वोल्ट है तो यहां का बताओ, यहां का पोटेंशियल बताओ। ठीक है भाई, मेरी बात समझ में आप लोगों को आ गई। सबसे पहले आप ये देखिए करंट किधर चल रहा है, लेफ्ट टू राइट, करंट कहां चल रहा है, इधर। इसका मतलब जहां से करंट चलता है वहां का पोटेंशियल ज्यादा होता है, वहां का पोटेंशियल ज्यादा, यहाँ ज्यादा होना चाहिए और यहाँ पे कम होना चाहिए, यहाँ कम आना चाहिए 10 से। ठीक है, हम चलते हैं ए से बी, लूप इधर मान लिया। अब करना कैसे होता है, जो पोटेंशियल पहला पॉइंट है उसको लिख लो एज इट इज वी। चलते हुए सेल का पॉजिटिव आया तो माइनस का लेना है, चलते हुए लूप और करंट अपोजिट है, लूप इधर करंट इधर, अपोजिट है तो यहाँ जो ड्रॉप होगा वो पॉजिटिव। ठीक है, क्या करंट दे रखा है 2 एम्पियर, रेजिस्टेंस है 2, कितना हो गया 4। ठीक है भाई, सेल का नेगेटिव, सेल का अगर नेगेटिव है तो प्लस का ले लेंगे। फिर आगे चलते हुए लूप इधर जा रहा है, करंट इधर जा रहा है, लूप इधर करंट इधर, तो 6 to 12 प्लस का हो जाएगा, और लास्ट माइनस का 10 इक्वल टू 0। इस पॉइंट का पोटेंशियल प्लस का लेना है, लास्ट वाले का माइनस का लेते हैं। ठीक है, क्योंकि अब लूप पूरा करेंगे तो वही चीज आएगी, लूप अगर पूरा करते हैं तो वही चीज आती है। समझ गए? तो माइनस का इसको लेके 0 कर देंगे। तो देखो
v -6 प्लस का 6 कैंसिल, 12 - 10 2, तो ये कितना आ गया 0, तो v इक्वल टू कितना आ गया -2 वोल्ट। तो बेटा ये -2 वोल्ट आ गया, बात समझ में आ गई। इसका मतलब मैंने कहा था इस पॉइंट का पोटेंशियल इससे कम आएगा, कम आ गया, नेगेटिव भी आ सकता था। ठीक है भाई, बात समझ में आप लोगों को आ गई। क्या करना है और देखिए एक सवाल, मान लो ये एक रजिस्टर दे दिया, ये 10 वोल्ट दे दिया, ये फिर एक रजिस्टर दे दिया, ये 2 ओम का दे दिया, ये 4 ओम का दे दिया, ये 6 वोल्ट की बैटरी दे दी, और मान लीजिए करंट फ्लो कर रहा है 1 एम्पियर का। तो यहाँ पोटेंशियल है 10 वोल्ट, तो बताओ यहाँ कितना पोटेंशियल होगा। मेरी बात समझे, ए पॉइंट का पोटेंशियल दिया हुआ है, बी का निकालना है, तो क्या करें, लूप इधर ले लिया, समझ में आ गई बात। ए का पोटेंशियल एज इट इज लिखेंगे, फिर करंट किधर जा रहा है बेटा, इधर जा रहा है 1 एम्पियर, 1 एम्पियर करंट इधर जा रहा है, तो लूप इधर जा रहा है, करंट इधर, तो प्लस का हो जाएगा V = IR, R2 I1, सेल का पॉजिटिव आ रहा है तो माइनस का ले लेंगे, फिर लूप इधर जा रहा है, करंट इधर जा रहा है, तो 4 × 1 4 ले लेंगे, फिर -V = 0 कर देंगे। तो ये कितना हो गया, 10 to 12, 12 - 6 6, 6 + 4 10, -V 0, तो 10 = V। तो बेटा ये 10 वोल्ट आ गया। तो मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी किस टाइप से आपको सोल्व करना है। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं इसके ऊपर, जिसमें आप लोगों से करंट पूछ लेते हैं। क्या पूछ लेंगे आपसे, करंट। तो करंट क्या पूछ लेते हैं वो देखिए, मान लो ये साइड दे दिया ये 10 वोल्ट, ये एक रेजिस्टेंस दे दिया 2 ओम का, ठीक है, यहाँ पे आपको एक बैटरी दे दी 10 वोल्ट की, 10 की 20 की मान लो, यहाँ से फिर एक रेजिस्टेंस दे दिया 4 ओम का, और यहाँ पे फिर एक छोटी सेल दे दी 4 वोल्ट की, और यहाँ पे बी पॉइंट, यहाँ पे बी पॉइंट, करंट इधर जा रहा है, करंट 4 एम्पियर का फ्लो कर रहा है मान लो। तो बी पॉइंट का पोटेंशियल बताओ, बी पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा। तो चलो शुरू करते हैं। इधर स्टार्ट किया 10, लूप इधर, लूप अगर इधर जा रहा है तो लूप और करंट सेम डायरेक्शन में है, तो 4 दूनी 8, माइनस का, सेल का नेगेटिव है तो प्लस का ले लेंगे, और लूप और करंट सेम डायरेक्शन में है तो ये कितना हो गया -का 16, सेल का नेगेटिव है तो प्लस का ले लेंगे, और माइनस का भी। बात समझ में आ गई। 10 - 8 2, 2 + 20 22, 22 - 6 6, 6 + 4 10, तो V कितना आ गया 10 वोल्ट। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, और अगर इस क्वेश्चन में करंट निकालना हो, यहाँ पोटेंशियल दे रखा होगा, करंट निकाल लीजिए। अगर इस क्वेश्चन में करंट निकालना है तो करंट भी आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलो मान लीजिए एक सवाल दे रखा है 4 ओम का रेजिस्टेंस, ये आपके पास 10 वोल्ट की बैटरी, यहाँ 24 वोल्ट, यहाँ पे 8 वोल्ट, बताओ कितना करंट फ्लो करेगा। सिंपल सवाल। वही लूप इधर ले लो, यहां से चले 24, लूप और करंट अपोजिट है, तो करंट कितना है I, तो माइनस का 4I, सॉरी लूप और करंट अपोजिट है 24, लूप इधर करंट इधर, प्लस का हो जाएगा, सेल का पॉजिटिव है तो माइनस का ले लेंगे, और फिर -8 = 0। ठीक है, 24 - 10 14, 14 - 8 6, 6 + 4I = 0। मेरी बात समझ में आ रही है। तो ये कितना आ गया 4I = -6I = -3/2। करंट नेगेटिव आने का मतलब है करंट की डायरेक्शन अपोजिट आएगी, करंट की डायरेक्शन अपोजिट आएगी, करंट इधर से इधर जा रहा है। इसका मतलब कोई बड़ी सेल होगी जो इसको या चार्ज कर रही है, कोई बड़ी सेल होगी जो इसको चार्ज कर रही है। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई आप लोगों को। तो इस टाइप से करंट भी निकाल सकते हैं। देखो 24, लूप इधर करंट इधर अपोजिट है तो प्लस का हो जाएगा, सेल का पॉजिटिव है तो माइनस का आ जाएगा, और ये -8 = 0। ठीक है, इस टाइप से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है भाई, तो किरचॉफ लॉ में किसी टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग सॉल्व कर सकते हो। थैंक यू।